प्रिय बच्चों, वतन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पूर्व में आपसे कहा था कि सामान्य हिंदी खंड खा और उसका जो शेषांश है प्रश्न संख्या 11 से लेकर 14 तक का जो शेषांश आपके सम्मुख आज हम लेकर के आ रहे हैं, इसमें दो ही बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और पहली बात ये कि आज का यह जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं, इस वीडियो में सबसे अधिक आवश्यकता है कि अपनी नोटबुक अपनी कलम लेकर के बैठे। और दूसरा है कि ये 29 अंक का जो वीडियो है, हमने इसके पूर्व भी कहा था कि एक एक अंक के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। एक एक अंक हम कैसे बचाएं आगामी बोर्ड परीक्षा में, अपने आप को 90 प्लस करने के लिए, 95 प्लस करने के लिए हमें हर प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा। और आज के वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं कि हमारी जो कॉपी है, उत्तर पुस्तिका है, उसका लेखन कैसा हो, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पूर्व कहना है कि जिन बच्चों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वतन हिंदी को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने मित्रों को अगर उन्हें कुछ लाभ दिखाई पड़ता है तो उन्हें अवश्य शेयर करें। हाँ, एक निवेदन अवश्य रहेगा कि वीडियो को पूरा देखें अवश्य, क्योंकि वीडियो किस भावना को लेकर बनाया जा रहा है, एक एक प्रश्न पर जिस प्रकार से हम चर्चा करने वाले हैं, वह चूंकि आज का यह विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए आज जो संभावित प्रश्नों की हमारी श्रृंखला है, उसमें से आज को हम पूर्ण करने वाले हैं। आइए समय को देखते हुए प्रश्न संख्या 11 का पे विचार करते हैं। 11 का में शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखिए और ये आएगा 1 + 1 = 2 अंक। बच्चों, इसमें रहेगा कि एक अंक आपको चयन करना है। एक लिखा रहेगा ऊपर अविलंब अवलंब और नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्पों में जो विकल्प सही है, जो विकल्प आपको उचित लगता है, उसको नीचे लिखना है। लिखने का तरीका आपका होना चाहिए कि अविलंब अवलंब, नीचे आपने लिखा कि 11 का पहला सही है, दूसरा सही है, उसके सामने जो भी कुछ दिया गया है। हमने यहाँ पर कुछ नोट किए हैं। इनके अतिरिक्त इसलिए मैंने कॉपी कही थी, आपकी नोटबुक कही थी कि आप उनको और भी हम बताते चलेंगे, उन्हें आप नोट करिएगा समय को देखते हुए। अवलंब सहारा, अविलंब शीघ्र। दूसरा है तुरंग तरंग, तुरंग घोड़ा, तरंग लहर, अपर अपार। ये शब्द युग्म होते हैं, शब्द के जोड़े होते हैं और इनके बिल्कुल मिलते हुए अर्थ होते हैं। उच्चारण में तो एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इनके अर्थ भिन्न होते हैं। अपर दूसरा, अपार असीम। चौथा है यंत्रणा, यातना देना, यंत्रणा। और फिर मंत्रणा, विचार विमर्श करना। हम मंत्रणा जो विचार करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, वो मंत्रणा होती है। इस तरह पास पाश, पास निकट, जहां पर पास ऐसा लिखा हुआ है वो हो जाएगा जाल, पास। जलद बादल, जलज कमल। हम जानते हैं जल में जब दा के जोड़ देते हैं तो वो बादल के हो जाते हैं। जा जोड़ेंगे तो कमल के हो जाएंगे, और जब धा जोड़ेंगे या धी जोड़ेंगे, आप मानिए यह जलधि हो गया, तो आपके सागर के हो जाते हैं, सागर के हो जाएंगे। अगला है कपीस, कपीस, कपिस मटमैला हो गया। कपीस सुग्रीव को कहा गया, जो कपियों का ईश है। हनुमान के लिए भी कपीस का प्रयोग हुआ है, सुग्रीव के लिए भी कपीस का प्रयोग हुआ है। कुल वंश, कुल किनारा, आभरण आभूषण, आमरण मृत्यु पर्यंत। बच्चों, ये तो आप इनको नोट करेंगे, साथ साथ में हम कुछ और भी आपसे चर्चाएं कर रहे हैं। इसी प्रकार के शब्द युग्म हैं जिनको आप देख करके और ये मान सकते हैं कि इन शब्द युग्मों के माध्यम से, इन शब्दों में आपको वहां पर बोर्ड के जो एग्जाम की दृष्टि से कई बार आए हुए हैं, उनको भी आपको नोट करना पड़ेगा। जैसे आपका हो गया है, आप देखेंगे कि अभय उभय। अब अभय क्या है? अभय हो गया आपका अभय और उभय। अभय निर्भीक या निर्भीकता का प्रतीक हो गया, और उभय आपके दोनों में हो गया है। अभय हो गया आपका, उभय हो गया। इस तरह हो गया अभिनव और अभिनय।
अब अभिनय हो गया आपका, जैसे आप कोई रंगमंच है, एक रंग हो गया अभिनय, और अभिनय हो जाएगा आपका जहां पर जो विनम्रता की बात होती है, जहां पर आप देखते हैं कि विनम्रता के साथ देखा जाता है। जैसे आपका हो गया अर्थी, अब देखें इसको, अर्थी ये हो गया और एक हो गया अर्थी, ये ऐसे लिखते हैं। ये जो अर्थी है बच्चों, यहां जो देख रहे हैं जगह को देखते हुए, यहां पे जब आप अर्थी देखते हो तो जैसे हम जब शमशान तक जिसको ले जाते हैं, शमशान तक जो ले जाने का जो हमारा साधन है उसको हम अर्थी बोलते हैं, और ऐसे होता है। जबकि अर्थी ये चाहने वाला होता है। जैसे भी आप विद्यार्थी बोलते हो, आप बोलते हैं विद्यार्थी, तो विद्यार्थी में ये अर्थी होता है, ना कि ये अर्थी होता है, यहां पर अर्थी होता है ये। इसी तरह से हम देखते रहते हैं अवधि और अवधि। अब अवधि क्या है? अवधि आपका हो गया जो समय होता है, और अवधि है एक भाषा होती है, एक बोलने वाली। तो इसी प्रकार से आप और भी देख सकते हैं बच्चों कि जैसे हो गया आपका अंत, अंत्य। अब अंत क्या होता है? अंत होता है समाप्ति, और अंत्य होता है अंतिम। अगम, आगम, अगम जहां कोई पहुंच न सके, और आगम आपके क्या होते हैं? शास्त्र होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमें देख रहे हैं कि जो बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिनको हम देख करके और भी तैयार कर सकते हैं, जो हमारी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और उनको हम एक एक प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। खा खंड हमारा होता है, किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। बच्चों सच तो ये है कि हम 10-15 पढ़ करके और एग्जाम की तैयारी के दृष्टिकोण से तो देख रहे हैं, लेकिन सच ये है कि एक एक टॉपिक पर आपको एक एक दिन का एक एक वीडियो को देखना चाहिए। मैं प्रयास करूंगा, अगर आपके पास समय है, आप लोगों के ऐसा देखना चाहेंगे, आपके मैसेज आते हैं, तो मैं फिर प्रयास ये करूंगा कि 11 का के केवल का पर ही पूरा एक वीडियो लॉन्च किया जाए, 11 खा पर भी केवल एक वीडियो लॉन्च किया जाए, जैसी आपकी इच्छा होगी। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के फोन कॉल्स आए थे जिन्होंने कहा था कि नहीं सर जी, क्योंकि कोई क्वेश्चन नंबर जो 11 है बच्चों, ये 8 अंक का होता है, और ये 8 अंक बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनके लिए आपको एक एक अंक के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आप कैसे उनको देख सकते हो इस पर है। जैसे ये हो गया खा खंड आपका है कि किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। क्या करना है? एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। आपका हो गया 1 + 1 = 2, यानी 2 अंक का आएगा। अब इसमें से कुछ शब्द हमने नोट किए हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। जैसे आपका हो गया मुद्रा। अब मुद्रा का अर्थ होता है अंगूठी और आकृति। मुद्रा अंगूठी भी है, आकृति भी है। जैसे आपने कहा कि उसकी मुख मुद्रा बदल रही है, मुद्रा बदल रही है। लगन, मुहूर्त और लगाव। उन्होंने कहा नहीं, आपके विषय का कोई लगाव नहीं है, कोई लगन नहीं है। बच्चों में लगन, पढ़ाई के लिए लगन होनी चाहिए, लगाव होना चाहिए, चाह होनी चाहिए। फल, लाभ, हमें क्या फल मिलेगा? हम अमुक कार्य कर रहे हैं तो लाभ क्या मिलेगा? 4 फल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनको भी हमारे यहाँ हिंदू संस्कृत में 4 फल कहा गया। हेम, सोना, हेम सोना हो गया। फिर हो गया धतूरा, जलधर। अब हलधर हो गया, हलधर की शान भी, हल को धारण करने वाला हलधर हो गया। और फिर आपका हो गया बलराम। योग, जोड़ और योग्यता। आपके अंदर इस कार्य को करने के आप योग्य नहीं है, यानी वहां पर आपके अंदर वह योग्यता नहीं हो पा रही है। अगला है कुंभ। कुंभ घड़ा, और जो हमारा ये प्रयाग का मेला होता है, आप जानते हैं। वैसे हाथी के सिर को भी कुंभ कहते हैं बच्चों, हाथी का जो सिर होता है वो भी कुंभ कहलाता है। लेकिन जो हमारा प्रयाग का मेला हुआ है, देखते नहीं है, हमारे यहाँ कुंभ चल रहा है, हरिद्वार में कुंभ चल रहा है, अभी आपने देखा ही है। प्रयाग में कुंभ मेला चल रहा है, कुंभ होता है। तीसरा अगला है अंश। अंश भाग और भाज्य संख्या। जैसे आपने लिखा 1/2, आपने कहा ये अंश है और ये हर है। अंश अर्थात ये अंश के 2 अर्थ हो गए, आपका हिस्सा भाग हो गया। और वार, वार का अर्थ होता है दिन। जैसे सोमवार, आज सोमवार है, रविवार है, रवि का वार है। प्रहार, जिसे हम प्रहार भी करते हैं तो हम वार कहते हैं। अर्थात बच्चों इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि तमाम ऐसे शब्द होते हैं जहां पर कि हम उन शब्दों को दे करके, और ऐसा लगता है जैसे आकर हो गया। अब आकर का अर्थ बच्चों यहां पर अगर देखा जाए तो खान भी होता है और कोश भी होता है। कोश भी होता है, आकर ये कोश भी हो जाता है आपका। कोश के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि एक एक शब्द को आपको विचार करना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि आपको आज के इस वीडियो में के माध्यम से एक छोटी छोटी बातों को हम लोग देखें, और वहां पर ये लगे कि नहीं, हमने जो पढ़ा है वह एक सुविधाजनक, जैसे आराम हो गया आपका,
आराम। अब आराम का अर्थ बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए तो वाटिका भी होता है मुख्य रूप से, क्योंकि आराम ये जो वाटिका है और आराम एक आराम आप करते हैं जिसे आपको लगता है कि आप विश्राम कर रहे हैं, आप एक तो विश्राम भी आप समझ सकते हैं इसको, आराम और वाटिका भी होता है। तो तमाम ऐसे शब्द होते हैं, जैसे आपका हो गया अधर हो गया है। अब अधर का अर्थ जो बिना आधार का हो, आधार का अर्थ एक तो हो गया आपका बिना आधार का है, और आपका एक हो जाता है होठ, होठ। तो इस प्रकार से आप ये देखते हैं कि एक एक शब्द के बच्चों कई अर्थ हो जाते हैं, जहां पर कि आपको लगता है जैसे अर्थ हो गया। अब अर्थ का ही अर्थ होता है, अर्थ का अर्थ आपने कहा तो धन हो गया, आपके पास अर्थ नहीं है अर्थात धन नहीं है। एक अर्थ आपका हो जाता है क्या, धन, और एक होता है आपका अभिप्राय, क्या अर्थ है, आप जो बात कह रहे हो उसका क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है। तो अर्थ भी हो गया, अभिप्राय हो गया। यहाँ पर कुछ और शब्द भी आपको हम नोट कराना चाहते हैं, जैसे आपका हो गया कटक। अब कटक का अर्थ आपका सेना भी होता है और श्रृंखला भी होता है आपका कटक का अर्थ। दूसरा एक अर्थ जैसे आपका हो गया आज्ञा। अब आज्ञा का अर्थ आपका अनुमति भी है, आदेश भी है। इसी तरह से आपका हो जाता है बच्चों अंत। अब अंत का अर्थ शिरा भी होता है। अंत का अर्थ एक तो आपका हो जाएगा सिरा, और एक अंत आप देख रहे हैं जो आपकी समाप्ति है, और जैसे व्यक्ति का हो गया तो उसका मृत्यु हो जाता है अंत। तो इस प्रकार से एक एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं जिनको आपको नोट करना पड़ेगा। फिर वही बात मैं कह रहा हूं कि अगर आपका सुझाव आएगा, आपकी मैसेज आएंगे, आपके वीडियो कॉल आ रहे, तो मैं इस बात को सोचूंगा कि आप एक एक प्रश्न पर हम लोग पुनः डिटेल में चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर गा, वाक्यांश के लिए शब्द का चयन करिए। वाक्यांश के लिए जैसे न टूटने वाला अटूट हो गया, जिसे ना बुलाया जा सके, जिसे ना बुलाया गया हो वो अनाहूत, जिसे बुलाया गया हो आहूत, जिसका कभी अंत ना हो अनंत, जो माया ना जा सके या जो मापा ना जा सके, यहाँ पे है कि जो मापा ना जा सके अर्थात अप्रमेय। ये इस प्रकार से जैसे कभी ना मरे। तो बच्चों यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एक एक खंड को, एक एक प्रयास को, जैसे आपका हो गया 100 वर्ष का समय। अब 100 वर्ष के समय को आप कहते हैं शताब्दी, नोट करिएगा। 100 वर्ष के समय को बच्चों आप बोलते हैं शताब्दी। जो विष्णु का उपासक हो, जो विष्णु का उपासक हो, उसको हम बोलते हैं वैष्णव। वैष्णव, जो विष्णु का उपासक है उसको हम बोल रहे हैं वैष्णव। इस प्रकार से आप एक एक शब्द को देखेंगे और वहां पे इनको नोट करते रहेंगे, क्योंकि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार से ये देखना पड़ेगा एक प्रश्न में कि आप कैसे कर सकते हो। जैसे है कि जिसे छेदा ना जा सके, अच्छेद्य, अच्छेद्य, जिसे छेदा ना जा सके, जो सब कुछ जानता हो, क्या हो जाएगा बच्चों, अज्ञ। क्या हो जाएगा, अज्ञ, जो सब कुछ जो जानता हो, जिसके जोड़ का कोई दूसरा ना हो, जिसके जोड़ का कोई दूसरा ना हो, क्या हो जाएगा, बेजोड़ हो जाएगा आपका, बेजोड़। इसी प्रकार से जो हमारी शरण में आया हुआ है वो हो जाएगा शरणागत। क्या हो जाएगा, शरणागत। बच्चों इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि एक एक शब्द के लिए जो ना जाना गया हो अज्ञात, जो ना जाना गया हो वो क्या हो जाएगा, अज्ञात हो जाएगा। तो हमें एक एक बात विचार करनी पड़ती है कि जो एक एक शब्द है उसका जो अर्थ है वो किस प्रकार से हमें लेना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा घा है और 2 नंबर का है, वाक्यों को शुद्ध कीजिए। ये वाक्यों को शुद्ध करने का कार्य बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ वाक्यों में त्रुटियां कितने प्रकार की होती हैं। पहले तो आपको यह जानना पड़ेगा कि वाक्यों को शुद्ध करने के लिए केवल ये नहीं है कि आप वाक्यों को शुद्ध कर लेंगे, वाक्यों में त्रुटियों का प्रकार क्या है। जैसे कहा गया है, पहले तो आप वर्तनी की शुद्धि को दूर करेंगे, फिर आपके सर्वनाम की गलतियां हैं उनको दूर करेंगे, या कारक की गलतियां हैं उनको दूर करेंगे। आपको ये देखना है कि कैसे लिखा जा रहा है। जैसे आपका हो गया कि महादेवी वर्मा एक विद्वान कवित्री हैं। अब जानते हैं कि विद्वान नहीं होता है, ये क्या होती हैं, विदुषी होती हैं। क्या होती है, विदुषी। अब कवियत्री भी गलत लिखा रहेगा तो ये शुद्ध होता है कवइत्री। कवइत्री होता है बच्चों, ये कवित्री नहीं होता है। क्योंकि समय को हम बचा रहे हैं आपको, और जो अशुद्ध शब्द हैं उन शब्दों पर हम विचार करते चले जा रहे हैं कि उनका प्रयोग कैसे हो जाएगा।
चूंकि ये देखना रहता है कि आपको ये समझना है कि एक एक शब्द, जैसे आपने देखा है कि नेताजी ने अपने वक्तव्य में क्या कहा। अब वक्तव्य है, वक्तव्य आपने पढ़ लिया। नेताजी ने अपने वक्तव्य में क्या कहा। हम जानते हैं कि वक्तव्य होता है वाह, यहाँ पे वाणी होता है। तो हमको ये देखना है कि जो शुद्धि है अशुद्धि है वो किस प्रकार की है। हमें यहाँ पर इस बात को समझना पड़ेगा कि एक एक शब्द को हम ये विचार कर लें कि हमारा जो शब्द लिखा हुआ है वह अशुद्ध है कि शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। जैसे कभी कभी हम बच्चों अंत्याक्षरी नहीं लिख पाते हैं। अंत्याक्षरी, अब बच्चों में अंत्याक्षरी चल रही है, अब अंताक्षरी बोलते हैं हम बोलते हैं अंताक्षरी, जबकि अंताक्षरी नहीं होता है, यह अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है, ये आपका अशुद्ध शब्द लिखा हुआ है। यहां पे आपको ये विचार करना पड़ेगा, वो अंत्या होता है, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी होता है। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि शुद्ध शब्द लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। जैसे कभी कभी हमें लगता है कि आज कभी सम्मेलन चल रहा है, अब सम्मेलन आपका जो अगर शुद्ध नहीं लिखा हुआ है तो आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे उसको देख रहे हैं, कैसे इस प्रकार से जो हमारे अशुद्ध शब्द हैं उनको आप ला रहे हैं। कभी कभी होता है बच्चों कि हम गलत प्रयोग करते हैं, वहां भीड़ एकत्रित हुई है या भीड़ एकत्र हुई है, हमें क्या प्रयोग करना है यहां पे देखना पड़ेगा कि जैसे कहा गया कि वहां भारी भीड़ एकत्रित हो गई, एकत्रित नहीं हुई, वहां पर भारी भीड़ एकत्र हुई है, ये हमें विचार करके लिखना पड़ेगा। इस प्रकार से हमें समझना है कि एक एक शब्द को हम जो हमारा ये है, जैसे कहीं होता है कि चह रहा थे पक्षीगण हर शाख पर। अब पक्षीगण होता है बच्चों कि आपको देखना पड़ेगा कि पक्षीगण होता है, ये होता है पक्षीगण, ये पक्षीगण नहीं होता है। जैसे आप शुद्ध शब्द लिखेंगे तो वहां पर आपका ये पक्षीगण हो जाता है और हम लिखते क्या हैं, वो पक्षीगण लिखते हैं। तो हमें यही समझ में आता है कि हम अशुद्ध शब्द, ये जो हमारा वाक्यों का शुद्ध करना है वो कैसे हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे आप देख रहे हैं बच्चों कि हमें ये लगता है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, ये जैसे आपके साथ हमारे प्राण निकल गए। अब हमारे प्राण निकल गए, प्राण तो एक ही होता है, प्राण तो एक है, लेकिन हमारे प्राण क्या हैं, निकल गए। तो निकल गए वो बहुवचन में है। कुछ बातें होती जैसे प्रधानाचार्य जी आ रहे हैं, अब प्रधानाचार्य तो एक है लेकिन वो आ रहे हैं, तो वहां पर वही वाक्य शुद्ध है। अर्थात जो हमारे सम्मानित लोग होते हैं इनके लिए एक वचन होते हुए भी हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 12। 12 में आपका का खंड रहेगा, किसी एक रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए 2 अंक का। मेरे विचार से अगर आप श्रृंगार, वीर और करुण ये 3 रस तैयार कर लें तो निश्चित रूप से आपको कोई सुविधा नहीं होगी और आपको पूरे के पूरे 2 अंक मिलेंगे। हाँ, इसमें ध्यान रखना है कि पहले आपको परिभाषा लिखनी है। क्या लिखना है? परिभाषा। फिर दूसरी हेडिंग आपको लिखना है उदाहरण और तीसरा आपका लिखना है स्पष्टीकरण। इसके लिए आपको हमारा वीडियो रस पर पड़ा हुआ है, उसे आप देखें, सारे के सारे रस आपको वहां प्राप्त हो जाएंगे। अलंकार में भी बच्चों आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, वहां पर भी आपको परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण आप जरूर लिखें, वो चाहे रस हो या अलंकार हो। क्योंकि यहां पर स्पष्टीकरण के अंक तो नहीं होते हैं, लेकिन स्पष्टीकरण से आपको यह समझ में आता है कि आपका ज्ञान कितना है। अध्यापक ये समझने में सफल होता है कि बच्चे इसे गहराई के साथ अध्ययन कर रहे हैं। तीसरा छंद हो गया। छंद में भी मुख्य रूप से आप दोहा और कुंडलिया, आप 2 छंद देख लीजिए। विश्वास करें अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो ये 6 अंक आपके कहीं जाने वाले नहीं है। इस पर आप जितनी सुगमता से विश्वास कर सकते हैं आप तैयार करके तो देखिए। फिर मेरा कहना है कि आप एक बार इनको देखिएगा। ये वीडियो, तीनों वीडियो पड़े हुए हैं और जब वहां देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न होता है 13 जिसकी हम तैयारी ही नहीं करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हमें लगता है कि इन प्रश्नों की तैयारी इसलिए नहीं करते, उन्हें लगता है पत्र लेखन तो बड़ा सरल होता है।
आज मैं आपको बड़ी गंभीरता के साथ बताना चाह रहा हूं कि पत्र लेखन कठिन नहीं है, सरल है, लेकिन इतना भी सरल नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। ये 6 अंक, यहां पर अंक डैमेज मत हो, 6 के 6 अंक मुझे मिले, हमें 5 अंक नहीं चाहिए। क्या करें? सबसे पहले आप मेरी बातों को सुनिएगा और फिर विचार करिएगा। पत्र लेखन करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना है? पहला, पत्र लिखने का उद्देश्य क्या है, क्यों पत्र लिख रहे हैं हम, प्रयोजन क्या है हमारा पत्र लिखने का, हम किसको पत्र लिख रहे हैं और प्रयोजन क्या है। तीसरा होता है कि सबसे पहले और विचार करिए कि आप पत्र किस प्रकार का लिख रहे हैं। बच्चों, किस प्रकार का पत्र लिख रहे हैं? प्रकार का मतलब आप पारिवारिक पत्र लिख रहे हो, आप व्यावसायिक पत्र लिख रहे हैं, या आप सरकारी पत्र लिख रहे हो। समझ रहे हैं मेरी बात को ना? पत्र का प्रकार क्या है, टाइप क्या है पत्र का। जैसा पत्र होगा उसके वैसी भाषा हो जाएगी, वैसे उसके उद्देश्य बदल जाएंगे। इसलिए आप बार बार पत्र अवश्य लिखिए, घर पर बैठ करके पत्र लिखिए। हम इस बात को बता रहे हैं कि आपको लिखना क्या है, और ध्यान में रखेंगे पत्र बिल्कुल शांत मन से, स्थिर भाव से, दत्त चित्त होकर लिखना चाहिए। उद्वेग में लिखा हुआ पत्र वो अशांत रहेगा। पत्र की भाषा बड़ी सरल, सौम्य और स्पष्ट होनी चाहिए। आप जिस बात को कहना चाह रहे हैं वह बड़ी गुम्फित ना हो। यह बहुत ही आवश्यक बिंदु होता है कि हमें इस बात को ध्यान रखना है। तथा उसमें आप दिनांक और प्रार्थी, अगर आप सरकार लिख रहे हैं, आपने कहीं नौकरी के लिए कोई पत्र डाला है, तो उस पत्र में आपका जो दिनांक होगा वो बाईं ओर होगा। पत्र में यही रखना है। आपका जैसे उदाहरण बता रहे हैं समय को देखते हुए कि आप एक प्रधानाचार्य के लिए आप किसी विद्यालय में आप अपना प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप सेवा में लिख रहे हैं। बच्चों जरा गौर से देखिएगा, सेवा में किसान कॉलेज बड़ेरवार रायबरेली यहाँ हो गया, यहाँ आपका महोदय हो गया, तो यहाँ पे आपकी जो एक लाइन है ये बनती चली आएगी, और आपने यहाँ पर विषय डाल दिया, विषय प्रधानाचार्य पद हेतु आवेदन पत्र। और यहाँ पे जब आप आ रहे हैं कि मुझे आपके अमर उजाला के दिनांक इतने इतने के अनुसार मुझे सूचना प्राप्त हुई है और मैं प्रवक्ता पद हेतु अब आपके विद्यालय में आवेदन पत्र प्रेषित करता हूँ, मेरी शैक्षिक योग्यता निम्नलिखित है, आपने दिया, पूरा विवरण दिया है, फिर आपने अपनी संपूर्ण बातें की हैं। यहाँ पर आप प्रार्थी या प्रार्थनी जो भी आप डाल रहे हैं, लेकिन बच्चों दिनांक आप यहाँ जरूर डालेंगे, दिनांक आपका यहाँ होना चाहिए, और बाकी जो आपका पूरा बायोडाटा यहाँ होना चाहिए। आप बार बार इसको लिखिए, एक बार उसको देखिए। हाँ, ध्यान में जरूर रखेंगे कि आप पारिवारिक पत्र लिख रहे हैं तो वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था नहीं रहेगी। पारिवारिक पत्र लिख रहे हैं, आप माता को लिख रहे हैं, पिता को लिख रहे हैं, भाई को लिख रहे हैं, तो फिर वहां पर आप अभिवादन अवश्य लिखिए। वहां यही देखा जाता है कि आपने पत्र में का जो लिखा है, पैटर्न है, आपका तरीका है, वो कैसा लिखा हुआ है। बच्चों ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है, और इसलिए ये जो 6 अंक हैं इनको आप बार बार अभ्यास करिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए बार बार ये वही बातें उसमें पुनरावृत्ति ना की जाए, वरना जो पत्र पढ़ने वाला व्यक्ति होता है वो रुचि नहीं लेता है। हमारा पत्र रुचिकर होना चाहिए। इसी प्रकार से निबंध भी होता है, और निबंध का अर्थ हमने कई वीडियो में बोला है कि निधन बंध, जिसका जो शाब्दिक अर्थ ही होता है नि माने भली प्रकार, बंध माने बंधा हुआ। यहां पर ये 9 अंक जो हैं ये हमारे विचारों के, देखें एक और देखें आप, बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों, इसे आप अपने दिमाग में बैठाइएगा, और ये एक महत्वपूर्ण विषय भी है। क्योंकि निबंध को थोड़ा सा आज हम इस बात पे ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं कि हमारा वीडियो समय हो रहा है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए बन रहा है और आप इस वीडियो पर पूरा समय देंगे। जिन बच्चों ने वीडियो को ना देखा हो उन्हें भी आप प्रेरित करिएगा। ये जो निबंध हमारा है 6 नंबर का, ये 9 नंबर का, इस निबंध में हमारा सबसे पहले होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना तो आप कहेंगे सर हमें पता है, प्रस्तावना तो होती है, लेकिन प्रस्तावना के बाद आपका होता है दूसरा प्रसार। प्रसार 1 हो गया, 2 हो गया, और तीसरा होता है आपका उपसंहार। उपसंहार ये केवल मुख्य 3 ही अंग होते हैं निबंध के, मेरे अपने विचार से। अर्थात प्रस्तावना में आप उस निबंध को, मान लीजिए आप पर्यावरण पे लिख रहे हैं, आप कोविड पे लिख रहे हैं, आप विज्ञान के चमत्कार पे लिख रहे हैं, आप भारतीय नारियों की भारत में भारतीय संस्कृति में उनकी उपादेयता पर निबंध लिख रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि हमारी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में हमें कोटेशन का प्रयोग अवश्य करना चाहिए।
हमें उन कोटेशन को नोट कर लेना है। इसके लिए हमारा जो आर्ट ग्रुप का जो कला वर्ग का भी हमारा खा खंड का जो वीडियो पड़ा है, उसमें हमने कई निबंधों की हेडिंग्स दी है। वहां पर आप देखेंगे जो हमारा कला वर्ग का जो ये पड़ा हुआ है वीडियो कक्षा 12 का, उसके खा खंड में आपको वहां पर तमाम निबंधों के बारे में मिल जाएगा। वैसे अगर आपके मैसेज आते हैं तो मैं केवल निबंध पर ही एक वीडियो मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। प्रसार में होता है आप कितने बिंदुओं को ले रहे हैं। अब मैं सपोज दैट अगर माना जाए कि आप ये ले रहे हैं कि हमारी जो विज्ञान के चमत्कार है, तो विज्ञान की उपादेयता क्या है? विज्ञान की उपादेयता के माध्यम से आज हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान किस प्रकार से प्रभावी है, हमारे लिए दूरसंचार के माध्यम में विज्ञान की क्या भूमिका है। तो जो भी 6-7 हेडिंग 2-4 हेडिंग आप सोच सकते हैं, उनको पहले से ही आप अपनी कार्य योजना में बना लीजिए। और तीसरा उपसंहार है। उपसंहार बच्चों ये बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। मुझे एक बात फिर आपसे बार बार कहनी है कि आप अपने कोटेशन जरूर नोट करिए, चाहे वो संस्कृत में हो, चाहे वो अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो। वह किसी कवि की रचनाएं हो सकती हैं, वह किसी का कथन हो सकता है, उनको आप नोट करके और उन्हें लिखिएगा। तो ये जो 9 अंक हैं ये आपके फिर 7 और 8 में कन्वर्ट नहीं होंगे, फिर आपको पूरे 9 अंक मिलेंगे। वरना अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो फिर 7 या 8 या 6 जैसा आप निबंध लिखेंगे। और निबंध में जो भाषा है आपकी सुगठित होनी चाहिए, भाषा में एक पैनापन होना चाहिए, प्रवाहमयता आनी चाहिए। अगर आपकी भाषा प्रवाहमयी रहेगी, जीवंतता भाषा में दिखाई पड़ेगी, तो निश्चित मान के चलिए कि एग्जामिनर उस कॉपी को पढ़ता है। और कॉपी पढ़ने में हमें दिखाई पड़ता है कि बच्चे ने अपनी पूरी योजना के साथ, बच्चे ने पूरी क्षमता के साथ इस कार्य को संपादित किया है। आइए, हमने एक आपसे प्रॉमिस किया था इसका जो का खंड है, जो पहला भाग है, जो वीडियो आप देख रहे हो, इसके हमने 2 भाग किए थे। खा खंड के विज्ञान वर्ग के बच्चों के लिए खा खंड के 2 भाग किए हैं। आज जो सेशांश आप देख रहे हो उसमें हमने कहा था कि आप कॉपी में कॉपी का लेखन कैसा होगा। बच्चों यहाँ पे 2-3-4 बातों की तरफ मैं आपका संकेत कर रहा हूं। कॉपी आपकी स्पष्ट होनी चाहिए, गुम्फित कॉपी ना हो। लेखन आपका स्वच्छ होना चाहिए, बड़ा साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन। प्रश्नों को बहुत आप गुम्फित मत लिखें। आपके प्रश्न जब आप उत्तर लिख रहे हो तो ऐसा ना दिखाई पड़े कि आप एक ही प्रश्न को, कई बार बच्चे होते हैं जो यहाँ पर उत्तर लिखते समय इस बात को विस्मित हो जाते हैं कि उन्होंने एक बार उत्तर लिखा है, बार बार वही प्रश्न मत रिपीट करें, क्योंकि कॉपी के ऊपर जो पैटर्न बना होता है वह आपको दोबारा अंक देने नहीं देगा और एग्जामिनर उसको काट देता है और वहां पर वो लिख देता है कि ये प्रश्न एक बार हल किया गया है, पुनरावृत्ति की गई है, कोई मतलब नहीं है। आप प्रश्नों को सबसे पहले तो आप यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या या उत्तर नंबर डाल करके आपने 1 का लिखा है या 1 खा लिखा है, तो 1 का जो आपका आंसर है, जो भी आपको दिया गया है स्पष्ट रूप से खा फिर गा, इस तरह से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ पर कॉपी पर यहाँ पे गा खंड लिख दिया, इसका उत्तर आगे लिखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका अगर यहाँ पर 1 खंड, और मेरा फिर आपसे कहना है कि चाहे प्रश्न का हो, चाहे खा हो, चाहे आपका 14 नंबर हो या 13 नंबर हो, उसके सारे खंड आप एक ही जगह करें। अच्छी तो बात यह है कि आप का खा गा घा, अगर आपका पहला क्वेश्चन है और ये 5 क्वेश्चन है तो 5 के क्रम से आप करिए, आपको पूरे के पूरे 5 अंक मिलेंगे, इसमें कोई धोखा नहीं है। दूसरी बात है कि आप जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, हमने उसमें भी बताया था वीडियो में कि आप क्वेश्चन नंबर जो 2 आपका बन रहा है उसमें भी जहां पर भी आप लिख रहे हो, इस बात को समझना है कि आप फिर से इस बात को समझ लें कि हो सकता है कि कोई बच्चों ने ना देखा हो और इस बात को ना समझा हो। ये हमारे जो गद्यांश आ रहे हैं वहां पर संकेत अवश्य लिखें। संकेत में आपने अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद अगर आ रहा है तो वहां पर जो प्रश्न आ रहे हैं, जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न हैं, जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न हैं, उनको भी आप का खा गा करके ही उसी प्रकार से लिखें। और जहां पर तक हो सकता है आपकी भाषा स्पष्ट और उत्तर सार गर्भित होने चाहिए। उत्तर ऐसे ना हो कि वो अनावश्यक उनमें विस्तार किया गया हो। इसी प्रकार से आपका जो आज का ये वाला है वीडियो, इसमें भी आपको जिन प्रश्नों पर ध्यान देना है उनको मैं पुनः कह रहा हूं कि जो व्याकरण के पोर्शन है वो आपके शुद्ध होने चाहिए।
एक एक प्रश्न को अगर आप चाहेंगे तो जो हमारे विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो मैसेज करें कि मुझे सर जी क्वेश्चन नंबर 10 का, क्वेश्चन नंबर 11 का विस्तार चाहिए, क्वेश्चन नंबर 9 का विस्तार चाहिए, तो मैं पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए, चूंकि ये क्लासेस चला रहा हूँ, वर्चुअल कक्षाएं ये आपके लिए चल रही हैं, तो एक एक कक्षा पर, एक एक विषय पर, एक एक प्रश्न पर हम लोग पूरा का पूरा वीडियो जारी करेंगे, और जिससे कि आपको इस एग्जाम में ही नहीं, अभी तो जीवन में भी आपके लिए ये वीडियो उपयोगी सिद्ध हो। तीसरा है कि जहां पर आपका जो डैमेज है, जो आपका डैमेज कंट्रोल करना है, वो जरूर ध्यान में रखें। हमें प्रश्न संख्या, हमें यह ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 है, जो पत्र लेखन है, या क्वेश्चन नंबर जो 14 है निबंध का, इनमें हमारे अंक कटने नहीं चाहिए। 6 नंबर आप हो गए, ये हो गए, तो आपके ये जो 15 मार्क्स हैं, 15 में 10 मिलेंगे, तो 5 नंबर तो आपके चले गए केवल 2 प्रश्नों में। आपके केवल 2 प्रश्नों में 5 नंबर चले गए। ये 5 नंबर हमें नहीं जाना है, हम यहाँ 15 के 15 अंक ले लें। ध्यान में रखना, फिर मेरी बात को एक बार और जो अच्छा लेखन है उसके लिए आप निरंतर अभ्यास करते रहें। बच्चों, इस समय कोरोना से प्रभावित है, इसलिए हम इस समय का सदुपयोग कैसे करें? हमें हर हाल में कम से कम 1.5 से 2 घंटे के आसपास आपके पास पूरा का पूरा समय मिल रहा है, 24 घंटे, और अगर आप 1.5 से 2 घंटे अगर आप हिंदी पर देते हैं तो ये आज के लिए ही नहीं, अपितु आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं, जितने भी एग्जाम्स होंगे, जितने भी कंपटीशन होंगे, क्योंकि वातायन हिंदी आपके साथ है और आपके भविष्य के साथ लगा हुआ है, जहां पर भी हम प्रयास करेंगे, आपको मेरी आवश्यकता होगी, आपके मैसेज मिलेंगे, आपके फोन कॉल्स आएंगे, आपके द्वारा सूचना प्राप्त होगी, तो निश्चित रूप से हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं वातायन हिंदी के सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारा उत्साहवर्धन किया है। इसी प्रकार से आप वीडियो देखते रहें और लोगों को शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद है।